Hello students, welcome back to my channel once again. My name is Hardik Malhotra and in this video we're going to see what is Indian Contract Act. Indian Contract Act के हम मीनिंग, डेफिनेशन, एग्रीमेंट, इसके एग्जांपल्स, इसके साथ साथ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, क्या क्या इसके नेचर हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम्स में इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये जो टॉपिक है ये बिजनेस लॉ या फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट के अंदर आता है और किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो को इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, आज हम उसका मीनिंग और उसका डेफिनेशन क्या होगी वो इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्र करना चाहता हूँ इस इमेज की तरफ जहाँ पर दो लोग हैं, मतलब ये है कि दो पार्टीज हैं। उनके टेबल पे आप देखेंगे कि एक पेज रखा हुआ है, पेज के ऊपर पेन है। तो उससे क्या समझ में आता है कि हम ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइड में आप देखेंगे कि एक तराजू टाइप का कुछ बना हुआ है टेबल के ऊपर ही, बुक्स के ऊपर जो रखा हुआ है वो हम मूवीज में देखते हैं कि वो कोर्ट के अंदर ही होता है। तो एक हमने देखा कि कोर्ट की कुछ आइटम यहाँ पे मौजूद है, रिटर्न स्टेटमेंट या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पेज मौजूद है और दो पार्टीज यहाँ पर हाथ मिला रही है, तो मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इसके मीनिंग की तरफ अगर आप अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, कि एक क्या है, ये एग्रीमेंट है टू और मोर पार्टीज के बीच में जो एक ओब्लिगेशन क्रिएट करता है कि कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है, ये क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल बाइंडिंग है और एनफोर्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कि किसी भी कोर्ट में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एक डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि डेफिनेशन सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि एक ए एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर आप और भी कोई सेक्शन याद रखते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आपको ये सेक्शन तो याद होना चाहिए कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आएगा उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब एक पार्टी होगी जो ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी होगी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो जो दोनों चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए और वैलिड ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उन दोनों के बीच में। तो विदाउट ए वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज, मतलब हुआ कि बिना अगर वैलिड ऑफर के या फिर किसी विदाउट एक्सेप्टेंस के, मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पहली चीज आपको ये कंसीडर रखनी है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या नहीं होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। सेकंड कंसीडरेशन, कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट में बन रही है पार्टी, वो एक किसी प्रोडक्ट के बदले में क्या एक्सचेंज में प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि सर्विसेज, गुड्स या फिर कोई अमाउंट मनी, जिसके बदले में एक पार्टी उनको कोई असेट या कोई प्रोडक्ट देगी। जैसे ईच पार्टी मस्ट प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू का एक्सचेंज में जरूर देगी, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मतलब कंसीडरेशन कोई आइटम होनी चाहिए एक्सचेंज में। फिर थर्ड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, कि उन दोनों की रिलेशन इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि वो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्टीज इंटेंड टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। फिर उसके बाद लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली जो पार्टीज हैं दोनों कैसी होनी चाहिए, उनकी जो एज होनी चाहिए वो 18 प्लस होनी चाहिए, मतलब कि वो उनकी एज जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी में आ जानी चाहिए। वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब किसी तरह की उनको कोई भी मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ऐसे होने चाहिए वो साउंड माइंड के, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ,
कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में ना आने के लिए किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी निर्देश जारी ना हुए हों। जैसे कि कोई बैंक उनको कर देता है कि ये क्या है, डिफॉल्टर हैं, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आएगा फ्री कंसेंट। जो एग्रीमेंट है वो मस्ट बी मेड विद फ्री कंसेंट। कि फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के या बिना किसी कोएर्जन के ही होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो आइटम आप एक कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, एक लीगल आइटम होनी चाहिए। किसी भी इलीगल आइटम का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो लॉ के दायरे से बाहर होता है। फिर उसके बाद है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब है कि एक रिटर्न या फिर जो भी स्पेसिफिक फॉर्म्स रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो दोनों को पूरा करना चाहिए। जैसे कि किसी लैंड का अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी जमीन का, तो उसमें तो जो पेपर्स हैं वो यूज होते ही हैं, तो वो एक होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल ले रखे हैं हमने, दो एग्जांपल लिए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर। पहला है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट। तो एक एग्जांपल है कि एक पर्सन होता है, वो लैपटॉप को खरीदना चाहता है। ए पर्सन एग्रीज टू परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम ए स्टोर फॉर 50,000। क्या कह रहा है ये कि एक पर्सन है, वो लैपटॉप लेने के लिए किसी स्टोर या किसी सेलर के पास जाता है। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का लैपटॉप लेने के लिए। पहला ऑफर। जो ऑफर हमने देखा अभी, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो उसमें सबसे पहले था ऑफर। अब जो स्टोर वाला है वो ऑफर करेगा लैपटॉप की, वो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ 50,000 रुपए में। एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जो बायर, जिसने पैसे देने हैं। अब बायर क्या करेगा? एग्री कर देगा कि हाँ मैं 50,000 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, और हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर बन जाते हैं। फिर उसके बाद था कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है एक्सचेंज में एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या दे रही है? वो दे रही है अमाउंट, मतलब 50,000 रुपीज सेलर को बायर अपने पास से दे रहा है, जिससे कि क्या करेगा, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसकी? लैपटॉप की। सेलर से मतलब बेचने वाले से खरीदने वाले के पास। फिर उसके बाद आएगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कि अब दोनों पार्टी क्या है, ये चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, वो आपस में आकर बिजनेस को या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, तो ये क्या है? लीगली एनफोर्सेबल है। फिर उसके बाद है फ्री कंसेंट। कि बोथ बायर एंड सेलर खुद से एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, कोई किसी तरह का उनके ऊपर दबाव नहीं है। फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कि दोनों पार्टी जो है वो लीगल एज की है और साउंड माइंड की है, ये हमें पता लग रहा है। फिर उसके बाद लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगल प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जा रहा है, जैसे कि लैपटॉप। अगर आप देखते हैं कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट में बंध रहे हैं, जैसे कि कोई भी ड्रग्स है या कोई भी आर्म्स इम्यूनाइजेशन है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक लीगल प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था किसका? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर जो दो पार्टीज थी वो एक ऑब्लिगेशन के अंदर आ रही थी एक दूसरे के साथ, कि एक पार्टी लैपटॉप देगी और उसके बदले में दूसरी पार्टी उससे इतने रुपीज कलेक्ट करेगी। सेकंड एग्जांपल है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है एम्प्लॉयमेंट का, जिसके अंदर एक कंपनी हायर करती है किसी इंडिविजुअल को मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के, जिसमें सैलरी ऑफर करती है उसको कितनी? 60,000। इसमें हम ये सभी जो जो एसेंशियल चीजें थी वो हम इस पर लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया। ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर आप इसको पॉज कर लीजिए, साथ के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है। तो इसको पॉज करके ये पूरा एग्जांपल पढ़िए, और नेक्स्ट हम
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमने देखा कि एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि दोनों की इंटेंशन क्या है कि एक लीगल रिलेशंस बनाना एक दूसरे के साथ। फिर इसके बाद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा जब दोनों पार्टी एक प्रोडक्ट के बदले में कुछ वैल्यू एक्सचेंज करेंगी। मनी भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, गुड्स भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद फ्री कंसेंट, कि जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए और वॉलंटरी, अपनी मर्जी से उनका कंसेंट है वो होना चाहिए, बजाय किसी फ्रॉड के, मिस रिप्रेजेंटेशन के या कोर्जन के। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टीज हैं वो तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बन पाएंगी जब वो 18 प्लस एज के होंगे और वो साउंड माइंड के होंगे और उनको किसी तरीके से लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं किया होगा तब, जैसे कि बैंकरप्ट किसी इंडिविजुअल को कर दिया जाना। ठीक है। फिर उसके बाद लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के दायरे में होना चाहिए, किसी भी तरह से इमोरल चीजों का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, कि जो भी टर्म्स और कंडीशंस आप लगा रहे हैं एक प्रोडक्ट को या किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए, तो वो क्या होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि उनको पूरा किया जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो क्लियर, सर्टेन और नॉट वेग कंडीशन की होनी चाहिए। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ ऑब्लिगेशंस के अंदर आना होता है पार्टीज को। अब उनका बेसिक नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल का मतलब है जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्रोमिस करती हैं आपस में कि दोनों पार्टी किसी एक जो बाउंड है, किसी तरीके से जो प्रोमिस इन्होंने किया है एक दूसरे के साथ, तो वो उसको निभाएंगी। ये इसके लिए क्या होती है, बाउंड हो चुकी है। तो इसको एग्जांपल ले सकते हैं हम, सेल ऑफ गुड्स। फिर आएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आता है कि एक पार्टी ने ये एक प्रॉमिस किया है कि वो किसी दूसरी परफॉर्मेंस के बदले में कुछ एक्सचेंज करेगी। इट इन्वॉल्व्स ए प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर ए परफॉर्मेंस। ओनली वन पार्टी इज बाउंड टू एक्ट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, कि एक ही पार्टी है जो बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो उसको काम करना है। जैसे कि कोई चीज गुम होने पर एक जो जिसका भी सामान गुम हुआ है वो क्या करता है, एक रिवॉर्ड पेश करता है कि जो उसको वो सामान ला के देगा वो उसके बदले में उसको रिवॉर्ड देगा। तो यहाँ पर कौन बाउंड है, सिर्फ एक ही पार्टी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आएगा एग्जीक्यूटेड एंड वर्सेस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जहां पर दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अपनी जो ओब्लिगेशंस है उसको पूरा कर देती हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट को खरीदना और उसके बदले में इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर देना, तो मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना साथ के साथ दोनों ने अपनी ओब्लिगेशंस, अपनी जो जिम्मेवारी थी वो पूरी कर दी। फिर उसके अगेंस्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर जो ओब्लिगेशंस हैं वो अभी पूरा करना बाकी है। कि मतलब एक प्रोडक्ट तो ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी जो पेमेंट है वो एक फ्यूचर डेट पे होगी, इस बात की प्रॉमिस की गई। कि मतलब सामान आपने ले लिया और उसको पूरा नहीं किया, पूरा करेंगे कुछ टाइम बाद, तो ये एक ओब्लिगेशन होती है। ये आपका एक्सप्रेस वर्सेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले से ही बता दी जाती है। चाहे वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरली भी हो सकता है। मतलब पहले से आपने बता दी तो उसका मतलब होता है एक्सप्रेस कर देना। ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, जिसके अंदर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने एक्सप्रेसली दूसरी पार्टी को बता दी और उसने एग्री कर ली। चाहे वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरली भी हो सकता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं
उन्होंने अभी वो जो एक्सप्रेसली काम करना होता है, जो दोनों पार्टीज को पूरा करना होता है, वो अभी नहीं कर रही, वो बाद में करेंगी। तो इवन विदाउट एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उनके एक्शन से, उनके कंडक्ट से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में बन चुका है और उसको हम एक्सप्लिसिट नहीं बोलते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेता है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या फर्क है और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो हम इसको आज क्लियर करेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्टार्टिंग से ही क्या हो, इनवैलिड हो, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट लीगली वैलिड फ्रॉम द स्टार्ट ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। कि मतलब जो एसेंशियल एलिमेंट में हमने चीजें पढ़ी वो पूरा नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या कहलाया जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो गलत कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसको अब ऐसे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि इलीगल ऑब्जेक्ट, कि अगर आप किसी इलीगल आइटम का सौदा कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर उसके बाद आएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है, इसका मतलब यह है कि एक जो पार्टी है वो लीगली सब काम सही कर रही है, पर जो दूसरी पार्टी है क्या पता वो किसी वजह से जो काम कर रही है वो सही तरह ना हो, जैसे कि कोई फ्रॉड कर रही हो या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई कोअर्जन की तरीके से है। मतलब एक पार्टी ने जो काम किया वो लीगली किया, जो दूसरी पार्टी ने काम करना था वो किसी के दबाव में, किसी के डर से या किसी ने गलत काम कर उनसे करवाया, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा सही कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के अंदर भी आप पेश कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल मतलब कोर्ट के अंदर भी आप उसको ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।